हमारे दोस्त प्रोफेसर भीम सिंह जी, तमाम साथियों, सबसे पहले तो मातृभाषा दिवस की हम आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और बधाई इसलिए भी हम लोगों को देना चाहिए कि जो भाषा पढ़ने वाले लोग हैं, जबान के जो तालिबे इल्म स्टूडेंट हैं, अगर वो अपनी भाषा पे, मातृभाषा पे अगर वो बधाई ना दें, अगर वो एक दूसरे को विश ना करें, तो फिर कौन करेगा। इसलिए कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और वो फेसबुक विश्वविद्यालय जो है, उसमें कहा गया, लिखा हुआ कहीं पे मैंने पढ़ा कि अपनी अपनी चिंता आप कीजिए, आपको गरियाने के लिए आपके रिश्तेदार बहुत तो हम सबको अपनी अपनी चिंता करनी चाहिए और मातृभाषा पे हम लोगों को फख्र करना चाहिए। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले, कल श्री कृष्ण ने, और श्री कृष्ण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए भी हैं कि मैं ये सब काम जब करता हूँ पढ़ाने लिखाने का, तो एक मेरे क्लास में एक स्टूडेंट, तो मैंने उसको पूछा, और वो स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट नहीं, ये नेशनल पुलिस एकेडमी में वो IPS ऑफिसर है। तो मैंने पूछा उसको कि खड़ा किया कि आप, तो खड़ा हुआ, कहा कृष्ण। तो मैंने कहा राजस्थान, बोला जी सर। मैंने कहा हाँ, इसलिए कि भगवान कृष्ण जो है वो हमारे यहाँ से जब थोड़ा वेस्ट की तरफ चले गए तो वो कृष्ण हो गए थे, और कृष्ण होने के बाद देखो मैं कृष्ण को कृष्ण तो नहीं कर पाऊंगा, तुमको मैं भगवान कर देता हूँ। आज तक उसको मैं भगवान ही कहता हूँ, उसका नाम मेरे मोबाइल में सेव भी है, वो भगवान के नाम से ही है। और अभी आजकल वो बहुत चर्चा में है, वो संभल का SP है तो वो भगवान है। तो ये मुझे क्या पता था, हम सब लोग जो है ना, मैंने नज़ीर बनारसी नाम का एक शायर है, उसने लिखा शेर कि मैं काशी का वो मुसलमान हूँ है नज़ीर, जिसको घेरे में लिए रहते हैं बुत खाने के। मैं समझ रहा था कि एक भगवान कृष्ण से मुझे मुक्ति मिलेगी, मैं जो आराम से रहूंगा। पता चला एक भगवान कृष्ण हमारे यहाँ आ गए, और ये जब मौका मिलता है इनको हमको बुला देते हैं। कल इन्होंने जब बुलाया, अरे एक मिनट, तो भगवान कृष्ण ने कल हमको आदेश दिया कि आपको सर प्रोग्राम ऐसा ऐसा हमने रखा कि मातृभाषा पे, जैसे ही मातृभाषा आया तो मैंने कहा यस मैं तैयार हूँ। मुझे मेरे गुरुवर नामवर जी याद आए कि उनको हमने कहा कि सर हसन साहब का पिछले साल इंतकाल हो गया, इस साल हम लोग फला तारीख को 10 अप्रैल को उनकी बरसी मना रहे हैं, आप आएंगे। उन्होंने कहा 1000 काम छोड़ के आऊंगा, और वो आए। तो जैसे ही मातृभाषा कहा तो मैंने कहा 1000 काम छोड़ के आऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे, इन्होंने कहा कि आपको अध्यक्षता करनी, तो मैंने सोचा था कि भीम जी हैं और जहाँ पे महाबलवान भीम जी बैठ रहे हैं तो मैं वहां चुपचाप बैठा रहूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब पता चला कि मुझे बोलना है, तो मैं इतनी देर से अपने आप को तैयार कर रहा था कि बोलना है तो मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। हालांकि आवाज खराब है, हैदराबाद में ये अनडिक्लेयर्ड पेंडेमिक है, 80% के करीब लोग, ये वेदर का जो फ्लक्चुएशन है, दिन में 34-35 डिग्री और रात में 15-16 डिग्री, उसकी वजह से अफेक्टेड है। मैं भी अफेक्टेड हूँ, 20 दिन हो गए तकरीबन। सबसे पहले हम मातृभाषा की बात करें। मातृभाषा क्यों, क्या आप सब लोगों ने आके बात की। मातृभाषा, ये जो यूनेस्को ने मातृभाषा डिक्लेयर किया, कहाँ से किया, आप लोगों को थोड़ा इसका इतिहास जानना चाहिए। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उस जगह पे जाने का मौका मिला। मैं 2 मरतबा बांग्लादेश गया। हालांकि मुझे बांग्लादेशी डिक्लेयर करने की कोशिश जो है ना, वो कई साल से, कई दशक से चल रही है। मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, एक विचारधारा के लोग बार बार कहते हैं कि वहाँ भाटिया मुसलमान बहुत सारे आ गए हैं, मतलब बांग्लादेशी आ गए हैं, तो भगाना चाहते हैं। और हम लोगों को कई मरतबा कहा गया कि आप अपनी नागरिकता सिद्ध कीजिए। तो नागरिकता सिद्ध करने में मैं एक प्रोफेसर टर्न्ड वकील का बेटा हूँ। तो पिताजी ने 1954 का डॉक्यूमेंट दिया, जब बिहार में हमारे यहाँ चकबंदी एक्ट लाया गया था। फिर उसके बाद आ गया तो अगली मरतबा पिताजी ने 1900 ईस्वी का डॉक्यूमेंट दिया,
और कहा कि आप इसके बाद अगर किया तो आप फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद से फिर कोई इस तरह का कागज नहीं मांगा जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि कागज नहीं दिखाएंगे, मैंने कहा नहीं, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास है, मैं लेके बैठा हुआ हूँ। और कागज 1900 का दिखाऊंगा, ज्यादा परेशान करोगे तो 16वीं 17वीं 18वीं सदी का कागज दिखा दूंगा। तो मातृभाषा पे हम आते हैं कि हमको फख्र करना चाहिए। ये बात 1971 की है कि ये फरवरी का 21 तारीख का दिन है कि बांग्लादेश में जो प्रेजेंट ढाका है, उस ढाका में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, और उनकी ये बोलते हुए मैं बड़ा भावुक हूं, चूंकि मैं उस जगह पे गया हूं कि हिंदुस्तान में वो जो तारीख है, हमारी जो इतिहास है, उससे हम लोग नकार नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करने में ही हम लोगों की भलाई है कि इस देश में धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे और बहुत सारे नाम पे बंटवारा कर दिया गया। हकीकत में मेरे दोस्त हैं पंजाबी, उन्होंने कहा कि बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था, ऐसा तुम लोग बताते हो। हम तो जानते हैं कि तुम लोगों ने बोलियों का बंटवारा कर दिया था। इस देश में अगर बटा कुछ तो वो पंजाब बटा ईस्ट और वेस्ट में, और बांग्ला जबान के बोलने वाले लोग ईस्ट और वेस्ट में बटे, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हमारी मातृभाषा, और एक सही बात यह है कि सिंधी वाले जो है वो बट गए, वो बीच में से कट गए। तो मातृभाषा को लेके वो लोग कुछ, मातृभाषा का खेल भी वो मजहब का खेल होता है। 19th सेंचुरी में एक बड़े फिलोसफर थिंकर थे, आजकल नाम लेने पे पाबंदी है, नाम लेने पे लोग जो है ना बहुत सारी बातें आ जाती हैं। उन्होंने यूं ही धर्म को अफीम नहीं कहा, बहुत सारी चीजें, जहर को हम लोगों को शहद में लपेट के दे दिया गया था, और ऐसे हिसाब से लपेट के दिया है कि आज तक हम लोग उसी में मस्त हैं। तो अलग भाषा बोलने वाले लोग भी इस अफीम के चक्कर में ईस्ट वाले वेस्ट के साथ चले गए थे, और उनको ये अंदाजा नहीं था कि बीच में उनको तकरीबन 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कैसे कवर करेंगे। ये समझने में उनको 19 साल लग गए। 1952 में जब इलेक्शन हुआ, जब चुनाव हुआ, और उसमें मेजोरिटी होने के बावजूद जब ईस्ट के लोग वेस्ट गए तो उनको असेंबली में इन नहीं करने दिया गया, ये कह के कि तुम अगर यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारी भाषा हम पे डोमिनेट कर जाएगी। भाषा को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो वहां से उनके लोग वापस गए, अपने लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलते हुए यूनाइट किया, और यूनाइट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लड़ाई पूरी हमारी मातृभाषा की और हम मातृभाषा के लिए लड़ेंगे। और उन्होंने उर्दू मुखालिफ, उर्दू के विरुद्ध पूरी लड़ाई 1952 से 1971 तक 19 साल लड़ी। और बांग्लादेश के इतिहास में उस 19 साल को, उन 19 वर्षों को वो लोग काला अध्याय, ब्लैक चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। और उसकी शुरुआत कहां से हुई तो ढाका यूनिवर्सिटी, जो बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, अविभाजित भारत जो है उसमें 1921 की यूनिवर्सिटी है, उसके बांग्लादेश में वो लड़ाई ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस से शुरू हुई, जहां पर अभी आर्ट्स फैकल्टी है। उसी आर्ट्स फैकल्टी के पास से कि पुलिस ने उनको खबर मिली कि स्टूडेंट्स जमा हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि पुलिस जो इस्टेब्लिशमेंट था उस पर उर्दू बोलने वालों का एकाधिकार था। उन्होंने बांग्ला बोलने वालों को अंधाधुंध वहां पे मारा, 6 लोग मारे गए, और उसके बाद हॉस्टल्स में जाके उन्होंने पूरी तरह से कुचल दिया लोगों को। उसकी कुछ झलक आपको, अगर आप लोग ईमानदारी से देखना चाहते हैं तो फ्रीडम एट मिडनाइट नाम से एक सीरीज आई है, उसको देखिएगा, उसमें बहुत कुछ रियल पिक्चर दिखाया गया है। वहां पर से ये लड़ाई शुरू हुई थी कि हम अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, भाषा हमारी होगी, उस पर एक छत्र अधिकार हमारा होगा, हम पर आप रूल करेंगे, सब कुछ हमारा, जितने रिसोर्सेस हैं ये सब हमारे, और रूल तुम्हारा ये नहीं चलेगा। और वहां से वो लड़ाई जो 1971 में शुरू हुई, उन्होंने उस लड़ाई को जीता, अपनी आइडेंटिटी बनाई, उसमें हमारा योगदान था, भारत का योगदान था खुले तौर पर। हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि बांग्लादेश को हमने सपोर्ट किया है और बांग्लादेश को हम सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हमने उसको सपोर्ट किया, और हमारी उस वक्त की सरकार ने, हमको उस पर फख्र है कि हमने दुनिया का नक्शा बदला, और दुनिया में भाषा के नाम पे जो दमन था, उस दमन के खिलाफ हमने एक क्षेत्र के लोगों का सपोर्ट किया था। इसलिए हम मातृभाषा के पक्ष में खड़े होते हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि 2024 और 25 में उनकी बुद्धि फिर गई है, थोड़ा मति मारी गई है उनकी। अब वो फिर जो है जहर को शहद में लपेटने के चक्कर में अब वो फिर ईस्ट वाले वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। उनको हम लोग जो है ना उर्दू में, अरबी में
खुदा हाफिज कहने वाले हैं, अल्लाह हाफिज, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, जाओ, भगवान ईश्वर अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे, तुम अपना काम देख लो। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने हमको सिखाया, पूरी दुनिया को सिखाया कि अपनी मातृभाषा के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है, और इसी को रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने, और यूनेस्को ने उस दिन को 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, वर्ल्ड मदर टंग डे उसको कहा। ये जो बैकग्राउंड है हम लोगों को जानना चाहिए। हमारे देश में ऐसी कोई बात नहीं हुई, और इसी का नतीजा है कि हम सब लोग अपनी अपनी भाषाओं को लेकर बड़े शर्माए हुए रहते हैं। क्यों शर्माए हुए रहते हैं? अभी बड़ी अच्छी बात कही जसवंत ने, मैं बहुत इत्मीनान से, कोई जोश और जज्बा नहीं, कोई फख्र नहीं, मैं बहुत आराम से कहता हूं कि उर्दू मेरी मातृभाषा नहीं है। जब मैंने ये बात पहली मर्तबा कही तो लोग बड़े नाराज हुए मेरे खिलाफ। वो आपके बाजू वहां उर्दू में एक फतवा लिखा हुआ है, वहां पीछे, हाँ, वो उर्दू में एक फतवा लिखा हुआ है। आप सब लोग फतवा अक्सर सुनते होंगे, फतवा, बड़ा हंगामा होता है, फतवा आ गया, फतवा इज जस्ट एन ओपिनियन। आप मेरी बात मान भी सकते हैं, मेरी बात नहीं भी मान सकते हैं। वो फतवा जो है, हम क्या करते हैं, धर्मशास्त्र और ग्रंथों के आधार पर आपको बताते हैं कि ऐसा है। तो मैंने कहा कि भाई साहब, मैं आपका फतवा नहीं मानता हूं। मुझे ये भी कहा गया कि तुम उर्दू की रोटी खाते हो। मैंने कहा भाई साहब, पहली बात पे मुझे ऑब्जेक्शन है, उर्दू की रोटी खाते हो। मैंने जितनी मेहनत करके उर्दू भाषा सीखी, इतनी मेहनत में मैं पॉलिटिकल साइंस सीख सकता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी सीख सकता था, और कुछ कर सकता था, लेकिन करता मैं यही जो अभी कर रहा हूं। तो ये रोटी खाने का कोई चक्कर नहीं, ये मेरी अपनी मेहनत है। मैंने अपनी मेहनत से मैंने एक भाषा सीखी है, और ये भाषा, और अगर आप रास्ता मेरे लिए संकुचित करेंगे तो ये भाषा छोड़ दूंगा, कोई दूसरी भाषा सीख लूंगा। तो ये भाषा मेरी सीखी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, मैं बीए का स्टूडेंट था, तब तक मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, एक शब्द नहीं, यानी एक सेंटेंस नहीं बोल पाता था। उस पर भी अभी आऊंगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे करके भाषाओं को सीखना शुरू किया, और इसमें हम सब लोगों को सोचना चाहिए, जो अभी हमारे सामने है, जो वर्तमान परिदृश्य है हम लोगों का। सबसे पहली चीज, जो बुनियादी चीज है, आप जिस जगह के रहने वाले हैं, जिस भाषा के आप बोलने वाले हैं, अपनी मातृभाषा से प्यार कीजिए, उस मातृभाषा को मत छोड़िए। इसलिए कि दुनिया में ये सर्वे अभी 2021, 22, 23, 24 में ये सर्वे है कि 2030 तक एक पूरे जनरेशन को उसकी मातृभाषा खत्म हो जाएगी, उसकी मातृभाषा नहीं बचेगी। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मेरी मातृभाषा में, बिहार में अररिया नाम की एक जगह है, मैं अररिया का रहने वाला हूँ। मेरी डेमोग्राफी बड़ी अलग है। अलग कैसे है? तो नेपाल बॉर्डर हमारे घर से 40 किलोमीटर है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर हमारे घर से 48-50 किलोमीटर है, और 72 किलोमीटर पे बांग्लादेश का बॉर्डर है, 190 किलोमीटर पे भूटान है। हम इस लोकेशन के रहने वाले हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो उस इलाके में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और इस बहस में बिल्कुल मत पड़िएगा खुदा के वास्ते कि भाषा और बोली, डायलेक्ट और लैंग्वेज सब बकवास है। लिंग्विस्ट ने इन सब चीजों को खारिज कर दिया है कि किसी का लिटरेचर होगा तो भाषा है, लिटरेचर नहीं है तो नहीं। दुनिया में बहुत सारी बोलियां ऐसी हैं, भाषाएं ऐसी हैं जिनमें न कोई लिटरेचर है, न कोई स्क्रिप्ट है, बस उसके बोलने वाले। इसलिए कि भाषा का संबंध, भाषा का ताल्लुक उसके बोलने वाले से, और वो बोलने वाले की तादाद कभी ऐसा भी हुआ कि 10,000 कभी संख्या करती गई। और अभी हमारे यहाँ बिहार में जो जनगणना हुई, जातीय जनगणना, उस जातीय जनगणना से हम लोगों को भाषा भी समझ में आ गई कि मेरी भाषा के बोलने वाले लोग तकरीबन 1.5-2 लाख लोग। बस यही इतनी सी मेरी बोली है, जो बिहार के अररिया जिला के तकरीबन 40 किलोमीटर के एरिया में स्कैटर्ड, बिखरे हुए इसमें हम लोग बोलते हैं। मेरी मातृभाषा का कोई नाम नहीं है। मेरी मातृभाषा को वो जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया था, उसमें जो 24 हिंदी के कोष्ठक भाषाएं जो थी, उसी में उनको कोष्ठक भाषा में रखा गया था, जिसको भारत सरकार ने मान लिया। और हम लोगों को बहुत गिरी पड़ी हुई भाषा के बोलने वाले लोगों के तौर पे कहा जाता है कि ये खोटा लैंग्वेज बोलने वाले हैं। कोष्ठक से कोष्ठा, और कोष्ठा से कोष्ठा, और कोष्ठा से खोटा हो गया, मतलब बहुत गए गुजरे हुए हो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं तो बहुत गया गुजरा हुआ हूँ। लेकिन
मैंने गए गुजरे हुए में से कोशिश की और कोशिश करने के बाद मैंने उर्दू भाषा सीख ली। चूंकि मैं जिस भाषा का, मेरी जो मातृभाषा वो है जो मैंने अपनी माँ से सीखी है। एकदम सीधा सीधा डेफिनेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। मेरी माँ जो भाषा बोलती थी, मैंने जो अपनी माँ से जो भाषा जो जबान सीखी है वही जबान मेरी मातृ जबान है। उसके अलावा दुनिया की मैं जितनी जबान बोलता हूँ, मैं अभी मैंने उस दिन कह दिया तो क्या कैंपस में बहुत सारे लोग पूछने लगे कैसे इतनी भाषा आपने सीखी। मैंने कहा इसलिए कि मैं भाषाओं से प्रेम करता हूँ। आप लोग भी भाषाओं से प्रेम करना सीखिए, शुरू कीजिए, आप भी भाषा सीख जाएंगे। तो हमने जितनी भी भाषाएं हैं, इन भाषाओं को सीखने की जब कोशिश की तो हमने ये कभी नहीं किया कि अपनी मातृभाषा को छोड़ दें, चाहे वो जैसी है मेरी मातृ जबान, मेरी मातृभाषा जैसी है मैं उसको बोलता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी जो है दिक्कत उसमें आ रही है वो ये कि मेरी माता जी अब नहीं है और हम लोगों के बाद वाले जनरेशन में मेरी मातृ जबान ट्रांसफर नहीं हो रही। हम लोग 6 भाई हैं, 5 भाई मैरिड हैं, इत्तेफाक से 5 की शादी अररिया से बाहर हुई है। बहुत ध्यान से इसको सोचने की जरूरत है। और हम में से किसी भाई के बच्चे अपनी मातृ जबान नहीं बोलते, वो जो हम अपनी माँ से बोलते थे, या हम सब भाई लोग जब आपस में बात करते हैं, अच्छी बात यह है या उसमें हंसने का मकाम है हम लोगों के लिए शर्मिंदा होने का कि जब हम 2 भाई आपस में बात करते हैं तो हमारी बेटी, हमारी भतीजी जो है वो बोलती क्या आप लोग दिन भर बैठ के भोजपुरी बोलते रहते हैं। उसको ये नहीं पता है कि हमारी मातृ जबान का नाम क्या है। उसको आसपास में पटना और उसके आसपास में उसको भोजपुरी बोलते हुए लोग मिलते हैं, बोलते क्या दिन भर बैठ के आप लोग भोजपुरी बोलते रहते हैं। तो उसको समझाया कि बेटा हमारी मातृ जबान भोजपुरी भी नहीं है, लेकिन मैं भोजपुरी बोलता हूँ। खैर, तो ये जो मातृ जबान है, मुझे अपनी मातृ जबान पर फख्र है, इसलिए कि मैंने बहुत सारी चीजों को, मनोहर राणा का शेर है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। मैं अगर अपनी मातृभाषा नहीं जानता हूं तो मुझे और बहुत सारी भाषाओं को सुनने में, समझने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे जसवंत को उस भाषा को सीखने में कि जो हिंदी, जो मातृभाषा की तरह है लेकिन मातृभाषा नहीं है। दादी जो भाषा बोलती थी तकरीबन वैसे ही भाषा माँ बोलती है, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं। इससे मुझे 2-4 होना पड़ता था। मैंने क्या किया कि मजबूती से अपनी मातृभाषा को समझ लिया, सीख लिया। और मेरी मातृभाषा में अच्छी बात यह है कि हिंदी और उर्दू में जो प्रॉब्लम है कि आप हिंदी में जिंदगी बोलते हैं, गजल बोलते हैं, उर्दू वाले आपसे नाराज हो जाते हैं कि नहीं जिंदगी बोलो, गजल बोलो। इत्तेफाक से मेरी मातृभाषा में ज़, ख, श, फ, ग, क है ही नहीं, है ही नहीं मेरी मातृभाषा में। सुबह में जो है ना, जब सोए रहते हैं, सो के उठे तो माँ ने जो ना पूछा बाबू सुत के उठ गया? तो कहा हाँ माँ। तो बोले जल्दी से मुंह हाथ धो ले, चल नाश्ता कर ला। तो नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, नाश्ता तो है ही नहीं हमारे यहाँ। ठीक है, माँ ने जो ना पूछा कि जो है कहा, तो बाजार जा रहे हैं। तो हम लोग बाजार चले जाते हैं। बाजार तो मुझे उर्दू पढ़ने के बाद पता चला कि अरे रे ये तो बाजार है, वरना बचपन से तो हम लोग बाजार जा रहे थे, बाजार आ रहे हैं। मुझे इसमें बिल्कुल जर्रा बराबर भी मुझे तकलीफ नहीं है। क्यों? मैं और उसके पीछे आता हूँ कि जब मैं पढ़ते पढ़ते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गया, क्योंकि हम लोग तो एकदम खांटी 1 नंबर बिहारी है, तो बिहार की भाषा, बिहार में हमारे मित्र हैं भीम सिंह जी, इनको पकड़ के कभी प्रोजेक्ट वर्क में बिहार लेके जाना है। और बिहारी हम लोग मजाक में कहते थे, जेएनयू में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि ये बिहारी और राजस्थानी जो है ये दोनों, तो बोला कि क्यों? बोले कि बिहार जो है ना आर पे खत्म होता है, राजस्थानी आर से शुरू होता है। दोनों के फीचर एक ही जैसे हैं कि आप ईस्ट राजस्थान और भरतपुर में जो बोल रहे हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाले संभाग वाले जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। दोनों के रहन सहन में, खान पान में, एक्सेंट में, बिहेवियर में बहुत सारा चेंज है। ठीक वही हाल बिहार का है। आप वेस्ट बिहार से इन करेंगे तो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। भोजपुरी में भी ऐसी वैरायटी है कि गोपालगंज का भोजपुरी बोलने वाला मोतिहारी बेतिया की भोजपुरी नहीं समझता है, या भोजपुरी वैसी है लेकिन बोलने का एक्सेंट अलग है। मैं बीच बीच में भूलता जाऊंगा, कुछ कुछ चीजों को जोड़ता चलता हूँ। मुझे पहली मरतबा 5 साल तकरीबन एक बार मुझे भोजपुर के इलाके में गोपालगंज आने जाने का मौका मिला। मेरे बड़े भाई वहाँ भारत सरकार की नौकरी करते थे पुलिस विभाग में,
तो मैं घर से निकला, उस जमाने में बीए का स्टूडेंट था, कोई सामान लेने के लिए मैं दुकान पे गया तो वो सामान वहीं पर रखा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब फला चीज है, फला दे दीजिए। तो आदमी कुछ कर, मैंने कहा यहाँ से ले लो, तो बोला बाटे। मैं कहा बाटे क्या? तो मैं भाग के सामान लेके आया। मैंने भैया के बॉडीगार्ड से पूछा कि मैं गया था, मैंने उससे पूछा वो सर्फ रिंस, उस जमाने में सर्फ आता था, मैंने कहा कि रिंस दीजिए, उन्होंने दिया। एक पैकेट रखा था, मैंने कहा कि ये ले लो, तो बोला बाटे। मैंने कहा इसका मतलब क्या? तो बोला कि बाटे का मतलब कि है, इधर है मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा ये खेल है। फिर मैंने धीरे 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 धीरे, उससे पहले मैं भोजपुरी से 500 किलोमीटर दूर का आदमी हूँ, एक शब्द भोजपुरी के नहीं समझता था। फिर मैंने धीरे 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 भोजपुरी बोलना सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया। और अब आज हाल ये है कि जब भी मैं हमारे बड़े भाई प्रोफेसर गजेंद्र पाठक से मिलता हूँ ना, तो सबसे पहले जो श्रोता बाबा गोड़ लगती है, तो बाबा का हाल हुआ, तो ठीक है बात, घर कब जाते हैं वाली। अब मैं भोजपुरी धीरे धीरे जब बोलने लगा तो पता चला कि मैं भोजपुरी ठीक ठाक बोल लेता हूँ। तो बिहार की भोजपुरी में आप गंगा के उत्तर की भोजपुरी, गंगा के दक्षिण की भोजपुरी से, उसमें एक लतीफा बड़ा अच्छा है, सुन लीजिए मजा आएगा। बिहार में एक जिला है आरा और एक जिला है छपरा। आरा और छपरा के बीच में गंगा नदी है, दोनों में भोजपुरी बोली जाती है, दोनों की भोजपुरी में फर्क है। छपरा वाले बोलते हैं आए हो राम जी एगो बात सुनी ना। आरा वाला का मतलब का बोलो, तकरीबन ऐसा ही एक्सेंट है। बॉम्बे में जो है ना, इस भाषा के दो लोग रहते थे एक जगह पे, और किसी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पे रहते थे। तो जब वहां पहुंचे तो उस दिन लिफ्ट खराब थी, तो ये लोग जो है ना चलते सीढ़ी से जा रहे थे। तो छपरा वाले ने कहा कि भाई जी एगो बात कही। आरा वाले कहा, छोड़ो ना कहो। फिर दूसरे फ्लोर पे चले गए, फिर तीसरे फ्लोर पे वैसे ही। फिर कहे भाई जी सुनिए ना एको बात कही। तब से जनक बोलो। इसी तरह से करते हुए 12वें फ्लोर पे आ गए। तो 12वें फ्लोर पे पहुंचे तो फिर छपरा वाले ने कहा कि भाई जी एको बात कहे के रही कहीं। मर्दे आदमी तो से जनक कहत रह कहीं कहीं, तो कहा जल्दी से ना तो उठा के नीचे ही फेंक दिया। छपरा वाले ने बहुत शर्माते हुए कहा कि भाई जी मुझे रूमुआ के चबिया रहना नीचे ही छूट गया। ये जो भोजपुरी का एक्सेंट है, आप इससे प्यार करना सीखिए। बिहार के अलग अलग रीजन में तकरीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां की भोजपुरी। और जरा सा आप नदी जो है ये जो एक बीच में लाइन है, क्रॉस कर जाइए, यूपी में इन कर जाइए, वहां की भोजपुरी से थोड़ी सी अलग भोजपुरी मिलेगी आपको। वहां से जैसे ही हम पूरब की तरफ निकलते हैं, हमारा जो है ना, हम चले जाते हैं मुजफ्फरपुर के इलाके में। मुजफ्फरपुर, थोड़ा सीतामढ़ी उस इलाके में, और प्योर बज्जी का एक इलाका है, वहां की बोली अलग हो जाती है। जरा सा वहां से जो है और पूरब निकलिए तो हम पहुंचते हैं टिपिकल प्योर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, इस इलाके में जो हम लोगों की आइडेंटिटी है। मैं अपने आप को बहुत फख्र के साथ कहता हूं कि मैं मिथिला कलैन का हूं, मैं मैथिली हूं, इसलिए कि मेरी मादरी जबान पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मैथिली का है और उसके बाद बांग्ला का है। तो मैं मैथिली जबान वहां से बोलने लगता हूं। मेरी मैथिली वैसी नहीं हो सकती है जो मैथिली दरभंगा वाले बोलते हैं, लेकिन उस मैथिली का इम्पैक्ट आपको सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और उसके बाद अररिया, पूर्णिया के इलाके में है, मैं वहां बोलता हूँ। वहां से जरा सा और पूरब जाएंगे तो आपको एक जिला मिलेगा किशनगंज और कटिहार, वहां वो अलग भाषा बोलते हैं, उसका नाम है सुरजापुरी, शेरशाह आबादी। अररिया जिला टिपिकल जिला है कि उस जिला में मेरे यहाँ 3 अलग अलग किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं, और एक बोलने वाला दूसरे से नहीं है। आप लोग समझते हैं देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, नहीं भाई साहब। अररिया में 3 बोली वालों की लड़ाई है, और तीनों में एक दूसरे, यानी हर किसी को ये है कि मैं सुपीरियर हूं, तुम्हारी भाषा तो गई हुई है। वो एक दूसरे की भाषा न बोलते हैं न समझते हैं, और उसमें मैं अकेला आदमी वहां पे निकला कि मैं तीनों की भाषा बोलता हूँ। और इस तरह से बोलता हूँ कि मेरे स्कूल के लाइफ में 10th तक दूसरी बोली वाला ये समझता था कि ये भी उसी का है। जहां जिससे मिला, इमामुद्दीन है मान लीजिए, क्लास में आया, मिला तो की बाबू कते साहब चले,
तो बोला कहने कहते नहीं लाल स्कूल। तो बोला दूसरा बोला हे वो तोरा बोली थोड़े ना होता, वो का बोली क्या है बोला, तो चुप रहो नहीं यार बोल ले तो इस तरह से दूसरे की भाषा जो है ना हमने बोलना शुरू किया। और जब भाषा से ये थोड़ा बिहार के सिनेरियो था, थोड़ा और पूरब की तरफ चले जाते हैं, हम गंगा क्रॉस करते हैं, भागलपुर इन कर जाते हैं, अंग के इलाके में चले जाते हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, थोड़ा सा उसके बाद जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, तो ये पूरा इलाका अंग का है। वहां पे जो उस बच्चे ने बहुत अच्छा कहा, वो भाषा जो है ना वो बोलते हैं। तो ये जितनी भी हमारी, और वहां से जैसे निकले आप पटना मगध के इलाके में चले जाइए, वो मगही अलग जबान है। आप लोग सब हिंदी पढ़ते हैं, मौका मिले तो रेणु का मैं नाम भूल गया था, रेणु जी हमारे यहाँ के थे, या मैं रेणु जी के यहाँ का हूँ। रेणु ने रिंजल धंजल नाम से जो है ना अपना लिखा है, उसको पढ़िएगा, उसमें प्योर मैथिली के जो है बहुत सारे सेंटेंसेस है ऐसे मगही के प्योर। और जब आप मैलांचल पढ़िएगा तो उसमें आपको हमारी भाषा मिलेगी, मेरी मादरी जबान मिलेगी। जैसे उसमें एक जगह पे रेणु ने लिखा है, कल रात नेटुआ अलबत नाच रहा था, नेटुआ कल रात अलबत नाच रहा था। अगर ये अलबत शब्द दुनिया के किसी भाषा में ट्रांसलेट हो जाए तो मुझे बताइए प्लीज। मेरी मातृ जबान है, मेरी मातृभाषा है, हम समझते हैं, वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। हिंदी के 99% लोग समझते हैं कि अलबत मतलब अलबत्ता, नहीं प्लीज, अलबत अनएक्सप्लेन्ड है, वो हम सिर्फ समझ सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। अलबत सिर्फ समझ सकते हैं हम। कृष्ण जी जो बांसुरी बजाते थे ना, राधिका जो ना आ जाती थी ना राधा, क्या अलबत सीन था उसमें, हम सिर्फ समझ सकते हैं, बोल नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इस परिदृश्य से, इस बैकग्राउंड से निकल के हम पहुंचे अलीगढ़। जब अलीगढ़ पहुंचे तो वहां तो देखा कि अरे यहाँ तो आग लगी हुई है जंगल में, जिसको देखो वो तो ऐसी बढ़िया जबान बोल रहा है, कितनी अच्छी उर्दू। और हम लोग बिहार के खाटी बिहारी, अच्छा बिहार के साथ में समस्या क्या है, हमारे यहाँ 98% चीजें मैस्कुलिन है ना, सारे बिहारी सरीला है, फैक्ट भी है, हाँ फैक्ट भी है। जैसे मैं अपनी बहुत सारी बातें आपसे, आप लोग के पास समय है ना, तो हम लोग जब बिहारी लोग, अच्छा यूपी में भी, यूपी को मैं कोई भी बात कहूं, मेरी किसी बात का यूपी वाले बुरा मत मानिएगा बिल्कुल, इसलिए कि यूपी को कोई भी बात बोलने का मुझे नैतिक अधिकार है, इसलिए कि मैं भगवान महादेव की नगरी का दामाद हूं। और मैं भी लखनऊ गया था, किसी ने कुछ कहा भी उस दिन, कह रहे पता है लखनऊ के सीएम ने ऐसा कर दिया। मैंने कहा ससुराल वाले हैं, कुछ भी बोलने की बोल लेते, हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते। जैसे हम सब लोगों के भगवान श्री राम भगवान है, लेकिन जब हमारे मिथिला के एरिया में आते हैं तो हम लोग छूट के जो है उनको मैथिली में गाली देते हैं। कहा तो हमारे यहाँ के दामाद हैं, और हमारे यहाँ सदियों से ये कल्चर है, हजार साल, कई हजार साल से कल्चर है कि हम लोग जो है ना वो इस तरह का होता है। तो भाषा जो है, ये भाषा किसी समाज की, किसी इलाके की बोलने वाले की भाषा है। भाषा का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म को भाषा की जरूरत पड़ती है। और पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, धर्म को भाषा की जरूरत पड़ी है, भाषा को किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ी है। और अगर भाषा को जो धर्म से जोड़ने वाले लोग हैं वो गलत हैं, उनको थोड़ा भीम सिंह जी के क्लास में, हमारी क्लास में लाइए पकड़ के, थोड़ा भाषा विज्ञान उनको समझाया जाए कि अगर भाषा, उर्दू भाषा मुसलमानों की भाषा होती तो आसाम का मुसलमान जो है सब, वेस्ट बंगाल का मुसलमान सब उर्दू बोल रहा होता। वो तो धुआंधार जो है ना बंगाली बोलता है, ऐसे बंगाली बोलता है कि मेरे जैसे बिहारी मुसलमान को जो अलीगढ़ में, दिल्ली में पढ़ता है, नौकरी करने के लिए वेस्ट बंगाल जाने से पहले मुझे भी बांग्ला सीखना पड़ता। वहां जाने के बाद मुझे होता है, चले तुम्हारा नाम की, हमारा नाम तो मोहम्मद जाहिदुल हक है, जाहिदुल हक ऐसा तुम्हें तो आधा चलो बंगाली, जाहिदुल हक आधा बंगाली था। हाँ ठीक है, আমি आधा बंगाली, किसी असुविधा नहीं, আমি तो बंगाली। तो हमको भी बांग्ला वहां पे जो सीखना पड़ता है। इसलिए भाषा को धर्म से जोड़ने का खेल बंद कीजिए, भाषा का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ, धर्म को भाषा की जरूरत पड़ी, जैसे इस्लाम को भाषा की जरूरत पड़ी, जैसे क्रिश्चियनिटी को भाषा की जरूरत पड़ी, और बहुत सारी भाषाओं को धर्म को भाषाओं की जरूरत पड़ी अपने आप को प्रचार प्रसार के लिए। तो ये भाषा बोलने का है, तो हम मिथिला के लोग हैं,
हम मैथिल हैं। हमारे यहाँ की जो 1000 साल, कई हजार साल, आप 5000 साल कहते हैं, हमको तो लगता है कि उससे भी और ज्यादा पुरानी हमारी परंपरा है। तो वहां की जो परंपरा है उसमें जो चीजें आई हैं कि दामाद को, ससुराल वाले को, या जो वर पक्ष वाला हमारे यहाँ आएगा उसको हम लोग भरपूर भरपेट गरियाते हैं। अब उसमें आप आम इंसान रहे कि आप भगवान रहे, भाई साहब शादी करने के लिए आए तो गाली उससे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अब बनारस का जो कल्चर है, बनारस के कल्चर से मैं बोलूं कि मैंने भाग जाऊंगा, संभव नहीं है। लिहाजा मैंने सबसे पहले किया कि मैंने महादेव के सामने में नतमस्तक कर दिया कि नहीं भैया, बनारस के सामने मैं सरेंडर हूं, बाकी दुनिया से लड़ सकता हूं, बनारस में सरेंडर। तो इस माहौल में हम लोग अलीगढ़ पहुंचे, वहां देखा कि लोग, अरे वाह, उर्दू का कहते हैं कि उर्दू का गहवारा, उर्दू का सेंटर, उर्दू लखनऊ की और वेस्ट यूपी की जहां उर्दू पैदा हुई, वो इलाका जो दुआबे का इलाका है, जिसको गिरियर्सन से लेके और एहतशाम साहब तक या मसूद हसन खान साहब तक, सबने जो इसको उर्दू का इलाका कहा जहां उर्दू पैदा हुई, वो चेस्ट उर्दू, क्लिष्ट उर्दू बोलने वाले लोग। अब वहां तो हम लोग, मैं तो आगे फंस गया भाई साहब। तो हम लोग, मेरे से क्या हुआ, सबसे पहला कि हम लोग बिहारी लोग मैस्कुलिन हमारे यहाँ समझे से चाय, मैंने अपने हॉस्टल में बेरा को, हमारे हॉस्टल में जो बेरर जो खाना खिलाते थे ना, उसको मैंने एक दिन बुलाया, मैंने कहा सुनो चाय बना, लाओ चाय। तो आया, धीरे से बोला, साहब चाय बनी, चाय बना। बात तो ठीक ही बोल रहे हो। मैंने कहा सुनो, तुम बात ठीक बोल रहे हो, लेकिन मैं बिहारी हूँ और बिहार में चाय आज तक बनता है, यहाँ की चाय बनेगी। आज के बाद इसमें चेंज करूंगा, और उस दिन के बाद से फिर मैंने चाय को कभी मैस्कुलिन यूज नहीं किया, क्योंकि चाय है। दूसरा, हम बिहारी लोग, बिहारी नहीं, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये जो ईस्ट है हमारा, उसमें हम सब लोग वी को भी प्रोनाउंस करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाइस चांसलर होता है। हम, हमारे कुछ सीनियर्स ने लाइब्रेरी के पास बुलाया था, तो हम पहुंचे वहां लाइब्रेरी के पास। थोड़ी देर हो गई आने में, तो पूछा कि क्यों भाई तुम देर से क्यों आए? मैंने कहा मैं उधर से आ रहा था ना, वाइस चांसलर लॉज की तरफ से। क्या 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 बोले? मैंने कहा मैं उधर से अपने हॉल से निकल के मॉरिसन कोर्ट होके उधर से आया। बेवकूफ मत बना, वो सेंटेंस बोलो जो तुम पहले बोलो। मैंने कहा कि मैं फंस गया, अब ये लोग आज मुझे सुधार के लिए छोड़ेंगे। मैंने कहा वाइस चांसलर लॉज से आ रहा था। बोले वाइस चांसलर होता है कि वाइस चांसलर? मैंने कहा कि अब अगर मैं यहाँ पे जिद करूंगा, बहस करूंगा, वाइस चांसलर बोलूंगा तो ये बोलेंगे कि लिखो वाइस चांसलर, क्योंकि मेरे सीनियर थे, तो मजबूरन मुझे वाइस को VHICE लिखना होगा, लेकिन ये तो VIC है। मैंने कहा, फिर वही फॉर्मूला अपनाया कि नहीं मैं बिहारी हूँ, बिहार में वाइस। बोले वो बिहार में है, ये जो इतनी मरतबा तुम गंगा नदी क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे हरामखोर, तुम्हारा बिहारी को नहीं है। अच्छा, जो बताने वाले थे, समझाने वाले, वो सीनियर सब भी बिहारी ही थे। कि इतना मरतबा तुम गंगा में, तुम गंगा जी तुमको शुद्ध नहीं कर पाई। मैंने कहा कि वो तो मेरे पैदा होने से पहले ही जो है ना गंगा को लोग मैला करके जाते। गाजीपुर ने उसको बिल में बना दी, तो अब गंगा बेचारी मेरा, मैं तो पुराना पाप, मेरा पाप कितना गंगा जी धोएगी। खैर, तो मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि अरे मैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहता था, ज्योग्राफी का स्टूडेंट था। मुझे लगा कि नहीं, मैंने उर्दू में मैं आ गया हूँ, तब मुझे उर्दू तो सीखनी पड़ेगी। फिर मैंने वहां पर से उर्दू को, मैं अपनी कॉपी आप लोगों को दिखा सकता हूँ, मेरे पास है, 1000 गलती मिलेगी उसमें। BA से पहले भाषा बोलने में तो मैं नमूना था, एकदम खालिश प्योर बिहारी, हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, हालांकि मेरे पिताजी, ये भी इसका भी दोष बिहार के ही है, मेरे पिताजी भागलपुर यूनिवर्सिटी के TNB कॉलेज के, उस जमाने में भागलपुर यूनिवर्सिटी के MA से अंग्रेजी से BA और MA के गोल्ड मेडलिस्ट, और सुंदरवती कॉलेज में पहला अपॉइंटमेंट, वहां से लेके GB कॉलेज नौगछिया, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और उनका बेटा मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। छोटा सा इंसिडेंट सुन लीजिए, ये मुझे सुनाना जरूरी है कि AMU में कैंटीन है। अच्छा, AMU आप लोग जरूर जाइएगा, मौका मिले तो, और उर्दू जरूर पढ़िएगा, उस पर भी आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं भूलूंगा तो। और जब AMU जाइएगा तो BHU से जो लोग आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों को एक मतलब BHU ले जाके दिखाइए, वरना आपका
ये जन्म जो है सफल नहीं होगा, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं अगला जन्म ठीक नहीं होगा। सारे लोगों को बीएचयू जाना चाहिए, एक बार एएमयू जाना चाहिए। हमारे एक सीनियर ने लिखा है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर, उन्होंने लिखा है कि भगवान से मुलाकात होगी, अंतिम इच्छा पूछेंगे तो कहूंगा कि मरने से पहले एक मरतबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू वाइस चांसलर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान वाइस चांसलर देखना चाहता हूँ। जरूर आप लोग जाइएगा, जरूर जाइएगा, इसलिए कि जो फीचर एएमयू में है 99.9 फीचर बीएचयू में है। और ये बात मैं ही गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अलीगढ़ का कर्जदार हूँ, अलीगढ़ में पढ़ा लिखा हूँ और अब समर्पण बनारस में है। जब ससुराल जाता हूँ तो बीएचयू जरूर जाता हूँ नतमस्तक होने के लिए। तो वहाँ अलीगढ़ में जब आए तो वहाँ देखा, वहाँ का बड़ा अच्छा कल्चर है, लाइक बीएचयू, लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कैंटीन है, उसके सामने लड़के बैठते हैं। तो वहाँ किसी बात पे बहस हो रही थी, लड़के डिबेट कर रहे थे और उसमें डिबेट करने वाले लोग में से एक ऐसा लड़का था जो उस साल का सीबीएसई का ऑल इंडिया 6th टॉपर था, बिहार के मुंगेर का रहने वाला, नाम याद है नहीं बोलूंगा। ये लड़के सब अंग्रेजी में डिबेट कर रहे थे, धुआंधार अंग्रेजी, क्या बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे थे। और मैं वहां पे चुपचाप सबको, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, सुन रहा था सबको। तो मुझे उसी बीच में मुझे लगा कि मैं कुछ बोल लूं, तो मैंने एक सेंटेंस कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। एक सेंटेंस मैंने कहा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो लड़का मेरी तरफ फोन बोला, हाउ कैन यू से दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगा कि बेटा इसके आगे तो बोलने के लिए मटेरियल है नहीं अंदर, मैं क्या बोलूं? अच्छा अंदर है लेकिन भाषा नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैंने हिंदी में, उर्दू में, हिंदी या उर्दू क्या, यही मिक्स भाषा जो है जिसको गांधी जी जिसकी वकालत करते थे, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे ने मार दिया। नाथूराम गोडसे ने जो कोर्ट में कन्फेशन किया है गांधी जी को मारने का, उसमें जो रीजंस बताए उसमें से एक रीजन ये भी है कि ये आदमी हिंदुस्तानी से प्यार करता था, मैंने इसलिए मारा है। तो हम हिंदुस्तानी वाले थे, गांधी जी की भाषा वाले, तो मैंने उसमें कुछ बोलने की चेष्टा की। मुझे कहा नहीं, इफ यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस डिबेट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज स्टैंड अप, गेट आउट। और मुझे वहां से भगाया बेइज्जत करके। आप सोच सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में और किसी जगह पे अगर ये हो जाए तो क्या होगा, या अलीगढ़ में भी हो जाए। मुझे वाकई भगाया, लिटरली कहा कि नो नो नो, व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिबेट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू कैन प्लीज गेट अप। और प्लीज भी यूज नहीं करता, कहा स्टैंड अप, गेट आउट। भगाया मुझे से। तो मैं वहां से निकला और लाइब्रेरी के पास तक आया, तो मैं रास्ते में कसम खा के निकला कि अलीगढ़ में जब तक अंग्रेजी नहीं बोलूंगा और इस लड़के को अंग्रेजी में जब तक नहीं हराऊंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद मैंने फिर वहां अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। पढ़ता तो तब भी था, लिखने में गलती नहीं होती थी, बोलता नहीं था। तो फिर मैंने बोलना शुरू किया धीरे 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 धीरे, और अंग्रेजी बोलना ठीक ठाक किया। फिर उसी लड़के को 2-3 साल के बाद किसी दिन मैंने पकड़ा, उससे बहुत देर तक बहस हुई। उसको मैंने इतना चाट लिया कि वो झल्ला के बाद में जब मुझे गाली देते हुए भागा, ब्लडी बास्टर्ड और क्या क्या सब, मुझे सब बोल के वो गया। जब जा रहा था तो मैंने कहा सुनो रे, नाम लिया। मैंने कहा डू यू रिमेंबर दैट डे व्हेन यू टोल्ड मी टू जस्ट गेट अप एंड गो? टुडे आई हैव बैलेंस्ड एवरीथिंग, द रिवेंज इज डन टुडे। एंड Fortunately, I have qualified the MA entrance of JNU and now I am saying goodbye to Aligarh Muslim University. Thank you. I am going to JNU. चला गया वहां से। मुझे बहुत बाद में समझ में आया, मैंने कहीं पे पढ़ा भी कि किसी ने पूछा किसी से कि हाउ डिड यू लर्न गुड इंग्लिश। मेरे से नहीं पूछा, किसी और से। हाउ डिड यू लर्न गुड इंग्लिश? यू स्पीक वेरी गुड, फैंटास्टिक इंग्लिश। हाउ डिड यू लर्न? द रिप्लाई वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कहा एट द कॉस्ट ऑफ माय मदर टंग। हम अपनी मातृभाषा के नुकसान पे हम दुनिया की किसी भाषा को सीख रहे हैं, ऐसा प्लीज आप लोग मत कीजिए, भाषा को सीखिए। तो जब मैं आया वहां उर्दू पे, तो उर्दू की भाषा जो ये बड़ी अजीब सी लगी मुझे, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। और इसमें चूंकि मेरी मातृ जबान में जे, खे, पे, शीन था नहीं, हम तो वही थे। हमने इन सब चीजों को सीखना शुरू किया। धीरे 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 इन सब चीजों को, उर्दू को पढ़ना शुरू किया, उर्दू को लाया। और नतीजा इसका ये हुआ कि अब मेरी भाषा जो है, अब हम दोराहे पे खड़े हो गए। मनोवर राणा फिर वही उन्होंने कहा था कि कहीं पे बैठ के रोना, कहीं पे हंस लेना, कहीं पे बैठ के रोना, कहीं पे हंस लेना। मैं जिंदगी भी बड़ी दोगली गुजारता हूँ।
मैं जब कभी पढ़े लिखे लोगों के बीच में, मेरा एक दोस्त था जेएनयू में, 2 साल जूनियर था लेकिन दोस्ती था निखिल, उसने बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा था और मुझे मातृभाषा पे वो अक्सर याद आता। वो कहता था कि जाहिद भाई, आई एम इंटेलेक्चुअल अमंग जाट्स। वो जाट था हरियाणा का, बोलता था आई एम इंटेलेक्चुअल अमंग जाट्स एंड जाट अमंग इंटेलेक्चुअल्स। तो मेरा हाल भी तकरीबन वैसा ही था कि मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में भाषा जो है ना मेरी खराब हो जाती थी और खराब भाषा वाले लोगों के बीच में मेरी भाषा अच्छी हो जाती थी। तो मैं इस दुविधा में बहुत दिनों तक मैं रहा। फिर मैंने धीरे धीरे उसको मैंने ठीक करना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि मैंने भाषाओं से प्यार करना शुरू किया। मेरा इतिहास बहुत आसान है, मैं खुली किताब की तरह हूं। मैंने और दूसरी किसी चीज से प्यार नहीं किया, सिर्फ भाषा से प्यार किया। हालांकि प्रपोजल 2-3 दर्जन से कम नहीं आए, सबको मैंने छोड़ दिया, मना कर दिया, लेकिन भाषाओं से मैंने प्यार किया। कैसे प्यार किया? मैं जहां गया, जिसके साथ गया, जिस इलाके में गया, उस इलाके की भाषा से प्यार करने लगा। जेएनयू चला गया, मेरे दोस्तों में हिंदुस्तान भर के लोग थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उधर नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक सब तरह के लोग थे और सब भाषाओं से प्यार करने लगा। किसी भाषा को हमने कमजोर नहीं समझा, किसी भाषा को हमने बुरा नहीं जाना। एक फिल्म आई थी पेज 3, आप लोगों को अगर मौका मिले तो देखिएगा। पेज 3 मधुर भंडारकर की एक फिल्म आई थी, 15-17 साल पहले मैंने देखी होगी वो फिल्म। उस फिल्म में एक कैरेक्टर, एक लड़की है, वो दूसरे कैरेक्टर का मजाक उड़ाती है और ये रैम्पेंट है। महाराष्ट्र से इसमें कोई है? एनीवन फ्रॉम महाराष्ट्र? सीयूटी का बेड़ा गर्क को बड़ा नुकसान हुआ सीयूटी की वजह से। महाराष्ट्र के लोग कम हो गए हिंदी में, पहले बहुत आते थे। आप महाराष्ट्र में जाएंगे नहीं, अदर देन मुंबई जो मेट्रोपोलिस है, मुंबई के अलावे आप किसी इलाके के लोग मुंबई जाएंगे, यू विल बी इल ट्रीटेड बाय सेइंग घाटी। वो आपको बुरी नजर से कहते हैं घाटी। जैसे पटना में हम लोगों का जाता है पूर्णिया का हटा, पूर्णिया वाला, ठीक है ना। मैथिली वाले को तो कहने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि मैथिली में संख्या बल ज्यादा है और थोड़ा कल्चरली बहुत रिच है, लेकिन हम लोग का कोई कल्चर नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो है ना वो भाषा के साथ में ये दुर्व्यवहार है। हमने इस चीज को किया कि नहीं, भाषा के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना, सब भाषा से प्यार करना है। नतीजा क्या हुआ कि हम भाषा सीखने लगे। मैंने मैथिली तो मेरी भाषा है, मातृभाषा की तरह मैथिली है। मैं मैथिली बोलता हूँ। एक वाकया आपको और सुनाऊं। बिहार का एक लड़का था, यूपीएससी का टॉपर था 2000 ईस्वी में। नाम आप लोगों को याद होगा, शायद गूगल पे चेक कर लीजिएगा, मुझे नाम याद है नहीं बता रहा। मैथिली कौन है? बहुत बढ़िया, आलोक रंजन झा नाम था उनका। 2000 ईस्वी में यूपीएससी के टॉपर थे, हिंदू कॉलेज के। भीम सिंह जी हमारे जानते हैं, हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो गंगा ढाबा पे जेएनयू में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, मान लीजिए भीम सिंह जी से, तो इनके साथ में एक आदमी और थे, उनसे बात होने लगी। तो मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने इनसे इंट्रोड्यूस कराया, उनसे भी तो मैथिली में बोल रहे थे। तो आप की नाम बताओ, हमारा नाम तो जाहिद लक्ष्य। तो अब जब शुरू हुए तो हम भी मैथिली में जो है 1-1.25 घंटा बातचीत, नहीं सॉरी नाम नहीं पूछा, बातचीत होने लगी तो हम भी बातचीत करने लगे। 1-1.25 घंटा जब मैथिली में बात कर लिया तो उन महाशय ने, वो आलोक रंजन झा जी के पिताजी थे जो इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग सर्विस से रिटायर्ड थे। तो उन्होंने 1-1.25 घंटा बात होने के बाद उन्होंने पूछा कि आँख की नाम भेल, आँख की नाम भेल। तो हमके मोहम्मद जाहिद मोहम्मद जी, तो हमके तो की अहाँ तो बड़ नीक जन मैथिल बाजी, हम कैसे मैथिल तो हमारे जन मातृभाषा छी, तो मैथिल में हम क्या नाम बाजी। अब उनको जो ना लगने लगा अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। उनको लगा कि जो ना, जैसे अभी इमामुद्दीन ने बोलते हुए कह दिया कि मेरे गांव का ब्राह्मण भी मैथिली नहीं बोलता है। एक ये मिसकंसेप्शन है हमारे इलाके में कि मैथिली जो है ब्राह्मणों की भाषा। नहीं भाई साहब, मैथिली हमारे पूरे समाज की भाषा है। वहां जो जिस तरह का रहने वाला है, जिस धंधे का, जिस व्यवसाय का, जिस काम का आदमी है, यूपीएससी किया हुआ हो या वो जो है ना जमीन पीएससी वाला हो, सब बराबर है, सब मैथिली बोलते हैं। हम लोग मैथिली बोलते हैं खूब अच्छे से। धीरे धीरे हमने भाषा को सीखना शुरू किया। उर्दू में यूपी में पढ़ते हुए एक शायर है रफीक शादानी नाम का, मैंने जब उसको पहली बार पढ़ा, अच्छा एक चीज और बोलूं, अभी आऊंगा, उम्र याद दिल रही है। तो मैंने एक पोएट्री सुनी तो मुझे बड़ा मजा आया कि अरे क्या बढ़िया पोएट्री लिख रहा है। इसमें से पूछा है क्या? माउस से कर दीजिए सर। अरे हो गया, कर दिया। हो गया हो गया आ जाएगा।
एक आदमी बड़ा अच्छा कि तू का जानो हम का जानित है और तोहरे नगरी के खाक छानित है। तू का जानो हम का जानित है और तोहरे नगरी के खाक छानित है और सकल का देख के हमका उल्लू ना कहो, हमो प्यार करे जानित है। बात तो बड़ी अच्छी होगी। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया। पता चला वो आदमी रफीक शादानी है और वो आदमी अवधी में शायरी करता है। बिल्कुल पढ़ा लिखा हुआ आदमी नहीं, सिर्फ सुनाता है स्टेज पे आके। ई महंगाई, ई बेकारी, नफरत की फैली बीमारी, दुखी रहे सब जनता सारी, देश का लूटो बारी बारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। ऐसी ऐसी उसकी मुझे सैकड़ों जो है ना शायरी, मुझे उसके अशार याद हैं। तो मैंने पूछा कि भाई ये कौन सी भाषा में क्या लिखता है? कहा ये अवधी है। मैंने कहा अवधी? तो अवधी कैसे बोला? कहा भैया तू नहीं जाना तो अवधी। तो हम कहना भैया हम तो जाने थे नहीं, हम बोले देना चाहिए। तो उसके बाद हमको मेरा एक दोस्त था, वो हमसे अवधी जो है शुरू किया, तो हम धीरे धीरे अवधी सीखने लगे। तब मुझे पहली मरतबा पता चला कि अवधी हमारे देश की अकेली भाषा है जिसके पास 2 महाकाव्य है, एक पद्मावत और एक रामचरितमानस। दूसरी अगर कोई भाषा में 2 महाकाव्य हो तो मुझे बताइएगा, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी। अवधी वाले सारे जो है ना अपने आप को जो है वो भाई साहब चले गए जो है ना डिप्रेशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाइए। आपकी मातृभाषा आपसे कोई छीन नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, चाहे अंग्रेजी का जितना वर्चस्व पूरी दुनिया में हो जाए, पूरी संसार में। मेरी मातृभाषा 40 किलोमीटर में बोली जाने वाली है, मुझे अपनी मातृभाषा पे फख्र है, उससे मैं प्यार करता हूँ। हाड़ौती की बात अपने की, कोटा, पाली और बूंदी इस इलाके में जब मैं जाता हूँ वहाँ हाड़ौती बोलते हैं लोग। मेरा क्लासमेट जो है ना दिलीप है, वो भिंड का रहने वाला है, मुरैना का। मैं जब उससे बात करता हूँ तो हम जब उसमें का वो जगीरा से लड़न को हिम्मत जुटाए लियो पर कमी ना पन कहाँ से लाओगे, मैं तो उसी भाषा में उससे बात करता हूँ। क्यों? इसलिए कि सब भाषा हमारी है, हम सब भाषा से प्यार करते हैं। आप सब लोग सब भाषा से प्यार कीजिए। ये रूम है, इस रूम में स्पेस लिमिटेड है, इसमें 300 लोग रह सकते हैं, इसमें 3000 लोगों को लाना है। क्या तरीका हमारे पास? दीवारों को तोड़ना होगा, बैरियर्स को तोड़ना होगा, अपने दिल के अंदर स्पेस को बढ़ाइए, सबको जगह दीजिए। आसामी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, राजस्थानी, हरियाणवी, जो भाषा है सबको लाइए, सबको अपने अंदर जगह दीजिए। दीवार जो लोगों ने उठाई उस दीवार को गिराई। बद्दुआ उसने मुझे दी थी, दुआ दी मैंने। उसने दीवार उठाई थी, गिरा दी। दीवार गिराइए। और जब तक ये दीवार हम और आप मातृभाषा के दिवस पे सिर्फ बहस करना, बात करना नहीं, संकल्प लेना है कि हम उसको तोड़ेंगे। मैं तो बहुत फख्र के साथ कहता हूँ, ये बच्चे अगर मुझसे अभी के बाद से अंगिका में बात करेगी तो हम अंगिका में उससे बात करेंगे। मैं तो अंगिका बोलता हूँ, मेरी भाषा है। मैंने कब कहा? मेरी भाषा तो मातृभाषा वो है जिसका कोई नाम नहीं है। तो मुझे उसका सबसे बड़ा फायदा मिला कि मैं कभी आधा बंगाली हो जाता हूँ, उड़िया मिलता है तो मैं उससे कभी आधा उड़िया में बात करने लगता हूँ, पंजाबी मिलता है तो उससे पंजाबी में बात करता हूँ, बिहार के जितने डायलेक्ट हैं सब डायलेक्ट में बात करता हूँ। अभी अजमेर गया था तो वहां जाके जो वो राजस्थानी में बात कर रहे थे, मैं उनसे राजस्थानी में बात करने लगा। इसलिए कि मैं सबसे प्यार करता हूँ, तमाम भाषाओं से प्यार करता हूँ। और शायद यही वजह है कि मैं कभी कभी जो टूटी फूटी शायरी करता हूँ तो उसमें भी मैंने यही लिखा था। अभी ताजा शेर था, मैंने अभी उस दिन पढ़ा है, आसिम ने सुन रखा है कि बड़ी मुश्किल से सब आसानियां दुश्वार करता हूं। कोई शब्द मैं भारी प्रयोग नहीं करता अपनी शायरी में, कभी नहीं। इसलिए कि याद रखिएगा कि वो जो शायरी थी कि सुबह दम साहिबे सुन्नार आया, इंशाअल्लाह ऐसी भाषा का 15-20 साल में इंतकाल हो जाएगा। और वो जो हिंदी को एक खास विचारधारा के लोग जो हिंदी बोल रहे हैं, उस हिंदी का भी इंतकाल होगा। बचेगी वही हिंदी जो हम और आप बात कर रहे हैं, जितनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं। मैं इसी भाषा में बात करता हूँ, शायरी में भी वही लिखता हूँ कि बड़ी मुश्किल से सब आसानियां दुश्वार करता हूँ। अमीर शहर की बैयत से मैं इनकार करता हूँ। बैयत मतलब उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेना, आपको अपना मालिक मान लेना। अमीर शहर मतलब हाकिम, जो बादशाह है। कि बड़ी मुश्किल से सब आसानियां दुश्वार करता हूँ, अमीर शहर की बैयत से मैं इनकार करता हूँ। मैं सबका हूँ, सभी मेरे हैं, बस इतना अकीदा है। अकीदा समझ रहे हैं? फेथ। मैं सबका हूँ, सभी मेरे हैं, बस इतना अकीदा है। मेरा मजहब है, मैं इंसानियत से प्यार करता हूँ। आप
जिस दिन इंसानियत से प्यार करने लगिएगा, जिस दिन इंसानियत से प्यार कीजिएगा, बौद्ध धर्म को इस देश को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश को किसी को कोई भी जमीन कहीं पे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा। और जिस दिन आप सबसे प्यार कीजिएगा, हमारे देश की जो मूल विचारधारा है, जो मूल फिलॉसफी है, वसुधैव कुटुंबकम, उस दिन पूरी दुनिया आपको अपना घर, अपना परिवार नजर आएगी। सब लोग हमारे होंगे, हम सब के हो जाएंगे, सब हमारे हो जाएंगे, तमाम भाषाएं हमारी होंगी, तमाम लोग हमारे होंगे। हम एक दूसरे से जब प्यार करने लगेंगे तो हम उनको समझने लगेंगे, वो हमको समझने लगेंगे। मुझे आचार्य विनोबा भावे याद आते हैं अक्सर ऐसे मौके पे कि जिस जमाने में भूदान आंदोलन चल रहा था, तो भूदान आंदोलन के लिए आचार्य जी टीचर थे, तो हिंदुस्तान भर में घूम रहे थे, सबको कह रहे थे अपने इसके लिए कि भूदान कीजिए, जमीन सब डोनेट कीजिए और उस पर जो है ना देश को जो है ना राष्ट्र नव निर्माण का काम होगा, तो भूदान के लिए जा रहे थे। तो आचार्य पहुंच गए कश्मीर, और कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक में उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया और वहां पे अपनी बात उन्होंने रखी। बाद में कुछ नौजवान लोग, चूंकि नौजवान हमेशा से इनकलाबी हुए हैं और वो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज लाना चाहते हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी जमीन क्यों दें? हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, हम कश्मीरी हैं, आप नॉन कश्मीरी हैं, हम फला हैं, आप वो हैं। ऐसी हम लोगों ने बहुत सारी दीवार बना के रखी है। हम आर्यन हैं, आप नॉन आर्यन हैं, आप द्रविड़ियन हैं, हम तमिल हैं, आप तेलुगु हैं, हम बिहारी हैं, आप पंजाबी हैं, बहुत सारी बना के रखी है। आचार्य ने वहां पे जो बात कही है स्वर्णाक्षरों में लिखने के लायक है। उन्होंने कहा कि आज का समय, ये समय वो नहीं है कि जब हम इस बात पर बहस करें कि मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं गुजराती हूँ, आप पंजाबी हैं, आप कश्मीरी हैं, आप राजस्थानी हैं, बल्कि समय ये है कि हम सब लोग पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से कहें कि मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं बिहारी भी हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ, और तमाम भी के साथ में मैं हिंदुस्तानी भी हूँ। तब हमारा देश, तब हमारा राष्ट्र निर्माण होगा, तब हम लोग एक साथ आएंगे। और ये तभी संभव होगा कि जब हम लोग भाषा से प्यार करेंगे, वरना हमारे ससुराल वाले फिर वही कहेंगे कि एक भाषा के पढ़ने वाले लोग कटगुल्ला हो जाते हैं। तो मैंने उस पर बहुत सोची समझी हुई बात थी। ये बात मैंने फैजान मुस्तफा साहब आए थे, उनके सामने में मैंने ये बात कही थी कि सच ये है कि अगर मैं उर्दू भाषा नहीं पढ़ता तो शायद मैं कटमुल्ला रह जाता। कटमुल्ला शब्द जो है, ये इसका भी, उसको क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। हाँ, मैं थोड़ा हिंदी में कमजोर स्टूडेंट हूँ, उर्दू में भी कमजोर हूँ, हिंदी में और ज्यादा। संधि विच्छेद करिएगा तो ये होगा कास्ट मुल्ला। कास्ट मतलब कड़ा, मतलब सख्त, मतलब, और मुल्ला मतलब रिलीजियस पर्सन। तो ये बताइए, हमारे पूरे देश में लड़ाई तो आजकल इसी की चली हुई है। जिन महाशय ने कहा था कि उर्दू पढ़ने से कटमुल्ला होते हैं, 5 साल 7 साल पहले उन्होंने खुद कहा था कि मैं कट्टर हिंदू। अरे भैया, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कब तक जो है डिक्शनरी बदलते रहिएगा कि नहीं अब ये डिक्शनरी बदल दो, दूसरी वाली डिक्शनरी ले आओ। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि किसी भी भाषा को पढ़ने वाला आदमी, किसी भी धर्म को मानने वाला आदमी कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकता। किसी भी धर्म को मानने वाला आदमी जो धार्मिक है वो धर्मांध नहीं हो सकता है। जो आदमी एक भाषा से प्यार करता है वो किसी भी भाषा से प्यार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी बात को उस तरफ लेके जा रहा हूं कि हम मातृभाषा पे बात करते हैं। मातृभाषा कौन? वो जो मेरी माँ की भाषा थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे मेरी माँ से तो मोहब्बत है, आपकी माँ से मुझे मोहब्बत नहीं है? मेरी माँ 5 जून 2023 को उनका इंतकाल हो गया। मैंने एक छोटा सा, मैं लिखता नहीं, मैं लिखने में बहुत कमजोर हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, शायद कुछ लोगों ने प्रिजर्व करके रखा उसको। माएँ हमेशा से बहुत प्यारी होती है, सबकी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ, दुनिया भर की माँ, मेरी माँ भी। और शायद इसी वजह से मेरी माँ को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूं और आपकी माँ से मुझे नफरत हो। अगर ऐसा होता है तो मेरे प्यार में खोट है, मेरे प्यार में खामी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी भाषा से मुझे प्यार है, मैं अपनी भाषा को, मैं अपनी मातृभाषा को लेकर बहुत जज्बाती हूं और आपकी मातृभाषा का मैं मजाक उड़ाऊं, मखौल उड़ाऊं। हो ही नहीं सकता है। और याद रखिए, जो आदमी प्यार नहीं कर सकता वो आदमी किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं कर सकता।
ये हमेशा याद रखिएगा कि हमको जो कंस्ट्रक्शन करना है, जो कंस्ट्रक्टिव काम करना है इस दुनिया में, चाहे जिस तरह का कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए आप, जो आदमी प्यार नहीं कर सकता, वो जो राजमिस्त्री है, लोग कहते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया है। भाई साहब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने कहीं पे बहुत पहले 20-25 साल पहले, मैंने 20-25 साल को तो मेरी उम्र का अंदाजा मत लगाइएगा, मैंने 20-25 साल पहले ये शेर में कहा था कि नहीं है ताज को शाहजहां या मुमताज से निस्बत। ताज को, ताजमहल को शाहजहां से या मुमताज से निस्बत नहीं है। इसमें एक शब्द आएगा मेमार, मेमार मतलब बनाने वाला, मतलब राजमिस्त्री। नहीं है ताज को शाहजहां या मुमताज से निस्बत, मेमारे ताज की मोहब्बत का यही इजहार है शायद। वो जो राजमिस्त्री था उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है ताजमहल में कि इतना खूबसूरत बनाया है। शाहजहां के अब्बा की हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा बना सकते थे, खड़े हो जाते थे, वो देश जीत सकते थे, लड़ाई कर सकते थे, एक दूसरे पे तलवार चला सकते थे, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे। कंस्ट्रक्शन वही करेगा जिसके दिल में मोहब्बत और प्यार हो, जिसका दिल किसी के जख्म को देख के जिसका दिल पिघल जाए, किसी रोते हुए बच्चे को देख के अगर किसी के अंदर पीड़ा हो, वही आदमी किसी तरह का निर्माण कर सकता है। कि हमारे निदा फासले ने कहा था घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका छोटा भाई रोए, आपका बेटा रोए तो आपको बहुत पीड़ा हो, और दूसरा कोई बच्चा रोए तो आप उसको और थप्पड़ मार के रोता हुआ छोड़ के चले जाए? नहीं हो सकता। आप इंसान नहीं है, आप प्यार नहीं करते हैं। आप प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। मेरे लिए तो दुनिया की तमाम माँ, और अब जब मेरी माँ नहीं है तो मेरे लिए तो दुनिया की तमाम माँ मेरी माँ है। और मैं पब्लिकली स्टेटमेंट देता हूं, मैंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि एक लड़की को छोड़ के, एक महिला को छोड़ के इस संसार की तमाम लड़कियां मेरी बहनें हैं, तमाम औरतें मेरी माँ हैं, इसलिए कि मैं उनसे प्यार करता हूं। मैं कहां बोलता हूं कि नहीं श्रीलंका की जो महिला है वो मेरी माँ नहीं है, मेरी बहन नहीं है, या सिंथालीज बोलने वाले लोग जो मैं उनसे नफरत करता हूं, नहीं, सब मेरे लोग हैं, सब मेरी भाषा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने आप को, ये पूरी दुनिया एक परिवार है कहें, और परिवार में हम जो है दीवार उठाएं? ये दीवार उठाई है लोगों ने, गिराएगा कौन? बनाने को हमें भेजा था, हम क्या क्या बना बैठे, कभी मंदिर बना बैठे, कभी मस्जिद बना बैठे। परिंदे हमसे अच्छे हैं जो आपस में नहीं लड़ते, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हजारों हम सब लोगों ने क्या किया है, अपना इल्जाम दूसरे के ऊपर दिया है। रेड क्लिफ ने ये लाइन खींच दी, मैकमोहन ने ये लाइन खींच दी, बिहार का बंटवारा जो 1906 में बंगाल का विभाजन हो गया, 12 में बंगाल को से बिहार को अलग कर दिया, 36 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया। यस, दीज आर रिक्वायर्ड टू हैव बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छी सरकार के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है। हम इसमें बिलीव करते हैं, मानते हैं, लेकिन जो लिटरेचर पढ़ने वाला, साहित्य पढ़ने वाला, वो बच्ची थाईलैंड से आई है, उस बच्ची को प्रेमचंद से मोहब्बत होती है पढ़ने के बाद। प्रेमचंद कौन से थाईलैंड के सिटीजन थे? जो शायर और अदीब होता है किसी एक समाज का, किसी एक देश का नहीं होता है, वो दुनिया का होता है, वो वर्ल्ड सिटीजन होता है, पूरी दुनिया का होता है। इसलिए कि पूरी मानवता का दुख उसकी राइटिंग में झलकता है, पूरी मानवता की पीड़ा को वो आदमी रिप्रेजेंट करता है। हम इसीलिए पूरा वर्ल्ड सिटीजन होते हैं। अगर कोई हमको कहे कि जाहिदुल हक है, ये मुसलमान है, बिहारी है, यस है, मेरी आइडेंटिटी है, दैट इज इंटरनल आइडेंटिटी, मेरी अपनी है। लेकिन जब मैं लिटरेचर में आता हूँ, साहित्य में आता हूँ, टीचर हूँ, पढ़ने पढ़ाने के वक्त हूँ, मैं उस वक्त ना हिंदू रहता हूँ, ना मुसलमान रहता हूँ, ना बिहारी रहता हूँ, ना यूपी का रहता हूँ। मैं उस वक्त सिर्फ शिक्षक रहता हूँ, सिर्फ शायर और अदीब रहता हूँ। और मेरे लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है, पूरी दुनिया मेरे लिए एक संसार होती है। हम ऐसे किसी भी बैरियर को नहीं मानते हैं। और तब दुनिया में जहां जहां लोग मातृभाषा को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा को, उसकी अस्मिता को, उसकी इज्जत को, उसकी आबरू को बचाने के लिए जो जिद्दोजहद में मसरूफ है, जो संघर्षरत है, उन सब के संघर्ष में हम अपनी आवाज मिलाते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। इसलिए कि हजारों सरहदों की बेड़ियां कदमों से लिपटी हैं। सरहद हमने बहुत बनाए हैं, हजारों सरहदों की बेड़ियां कदमों से लिपटी हैं। हमारे पांव को भी पर बना देता तो अच्छा था। परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। हम उस संसार की परिकल्पना कर रहे हैं, उस दुनिया को हम देख रहे हैं कि जहां हम सब अपनी मातृभाषा से प्यार करें, हम अपनी तमाम आइडेंटिटी से प्यार करें, लेकिन इसके साथ में हम एक दूसरे से प्यार करें। हमको हमारा जो पॉलिटिकल,
जो सोवरेनिटी है वो सोवरेनिटी बिल्कुल प्यारी है। कौन कहता है? हमारी पहचान हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। राष्ट्र के नाम पे कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एकदम ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुनव्वर भाई ने ही कहा था कि ये बिल्कुल सही है, हाँ मैं मुसलमान हूं मगर हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। मैं बिल्कुल ठीक है, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। कहां पे एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैं उर्दू बोलने वाला हूं, हिंदुस्तानी हूं, उर्दू बोलने वाला हूं। ठीक वैसे जो कोई हिंदुस्तानी है पंजाबी बोलने वाला है, जैसे कोई हिंदुस्तानी है तेलुगु बोलने वाला है। और हम इसमें आपस में लड़ते नहीं हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, सब हमारे हैं, हम सब के हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। इसलिए कि हम तब दुनिया भर को अपने साथ लाएंगे और मातृभाषा को लेकर जो बहस होगी, जो डिबेट होगी, अपनी अपनी मातृ जबान को, हम अपनी मातृ जबान को तभी बचा पाएंगे। और जब हमारी मातृ जबान बचेगी तो हम बचेंगे। अब उसके बाद फिलॉसफी आप जितनी पढ़ लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो आई है बिल्कुल सही है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं कि उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहली मर्तबा हमारे लोगों ने, हमारे वहां पे जो भी राष्ट्र निर्माता है उन लोगों ने ये प्रावधान किया कि 1 क्लास से 5 क्लास तक की पूरी पढ़ाई बच्चों को मातृ जबान में देंगे, मातृभाषा में। कैसे देंगे? हम सब लोग मिलकर बैठेंगे, आपस में सोचेंगे। कश्मीर का आदमी आसाम में पोस्टेड रहेगा, अब उसके बच्चे को कश्मीरी में आसाम में कैसे पढ़ाना है सरकार सोचेगी, हम सब लोग सोचेंगे, हम सब लोग बैठ के सोचेंगे, इस पे बात करेंगे। दिक्कत होगी, मुश्किल है, मुझे पता है, मुझे पता है कि इसमें दिक्कत होगी। पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, एक माला में इतने बिखरे हुए दानों को 543 देशी रियासतों को मिला के तो हमने एक भारत बनाया है। अब जो है उसमें 28 राज्य को और 8 केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग मिला के एक नहीं कर सकते। बिल्कुल करेंगे, विल पावर है, सब करेंगे, होगा। पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा, ये होगा और करेंगे हम लोग। पहली मर्तबा हमारे इसमें मातृभाषा पे फोकस किया गया है। मातृभाषा में ये कहा गया है कि 5 तक तो कंपलसरी है, वरना 8 तक, 10 तक एंड बियॉन्ड, उसके बाद भी मातृभाषा में पढ़ाई होगी। चाइना में मातृभाषा में पढ़ा के वो जो वर्ल्ड लीडर हो सकता है, कनाडा वाला अपनी मातृभाषा में पढ़ा के वर्ल्ड लीडर हो सकता है, इंग्लैंड वाला अपनी मातृभाषा में पढ़ा के वर्ल्ड लीडर हो सकता है। हम में क्या कमी है कि हम अपनी मातृभाषा में पढ़ के वर्ल्ड लीडर नहीं हो सकते हैं? मैं तो फिर कह रहा हूं अपनी बात जहां से शुरू की थी, बैक टू स्क्वायर वन, कि मेरी मातृभाषा उर्दू नहीं है, मेरी मातृभाषा एक छोटी सी जो एक जबान है, मैं उसको पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं, बातचीत करता हूं। मेरी मातृभाषा में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ बोलता हूं। उसी की बुनियाद पर मैंने उर्दू सीखी, उसी की बुनियाद पर हिंदी सीखी, उसी की बुनियाद पर मैंने इस देश की कई सारी भाषाएं सीखी हैं। मैं बांग्ला जानता हूं, मैं इस देश में और कई सारी, अब तो 15-16 साल में हैदराबाद में रहने का थोड़ी थोड़ी तेलुगु सीखने लगा हूं, बोलने लगा हूं, इसलिए कि मुझे अपनी मातृभाषा से प्यार है। तो अपनी मातृभाषा से जब हम प्यार करेंगे, जब मातृभाषा बचेगी, जब सबकी मातृभाषा बचेगी तो हमारा देश बचेगा। और हमारे देश की खूबसूरती जो है, एक शब्द में, एक लफ्ज में अगर कहीं पे कहा जाए कि हमारे देश की खूबसूरती क्या है, वो खूबसूरती है डाइवर्सिटी। वो डाइवर्सिटी, तकसीरियत उसको कहते हैं उर्दू में, डाइवर्सिटी, विविधता, अनेकता। वो विविधता क्या है? वो विविधता वही है कि जब हम अपनी आइडेंटिटी के साथ जिंदा हैं, सब लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ में, रीजनल आइडेंटिटी है, रिलीजनल आइडेंटिटी है और बहुत सारी आइडेंटिटी है, लेकिन संविधान ने हमको बताया है कि इन तमाम आइडेंटिटीज के नाम पे कभी किसी से किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई करता है, वो आदमी और कुछ हो सकता है, सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है, वो आदमी सच्चा देशभक्त नहीं है, उसकी देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह है, उसको देशभक्त मानने से मैं इनकार करता हूं। उस आदमी की देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। हम सबसे प्यार करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैंने कहा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारा, 1 सेंटीमीटर पे उसमें किसी से किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आई एम वेल ट्रेन्ड बाय द आर्मी, वेल ट्रेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक इंच पे किसी से समझौता नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इस भौगोलिक क्षेत्र में जितने लोग हैं वो सब हमारे हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, उन सबको हमने अपनाया है, उनकी तमाम आइडेंटिटी के साथ अपनाया है। और जब हम इतने को अपना लेते हैं तो विश्व का 1/3 हम तकरीबन अपना चुके होते हैं। अब उसके बाद सिर्फ 2/3 को अपनाना है। अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा कीजिए,
इस रूम के दरवाजे को ओपन कीजिए, लोगों को आने दीजिए, हमारी जो फिलॉसफी है जमाने से उसको साथ में लेके आइए, और फिर देखिए हम कैसे वर्ल्ड लीडर नहीं बनते हैं, हम कैसे पूरी दुनिया को जो हमारा सिद्धांत है एकता का, अमन का, भाईचारे का, हम कैसे वो संदेश जो महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता का जो संदेश है उसको हम कैसे पूरी दुनिया को नहीं देते हैं। तो मातृभाषा को हमको इस परिप्रेक्ष्य में, इस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है कि अपनी मातृभाषा से प्यार करेंगे, सबकी मातृभाषा से प्यार करेंगे। और मैंने जितनी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे मेरी बेटी से मोहब्बत है, दूसरे की बेटी से मोहब्बत नहीं है। अगर ऐसा मैं करता हूं तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। अपनी माँ से हर किसी को मोहब्बत होती है, दूसरे की माँ से भी मोहब्बत कीजिए, दूसरे की माँ को भी अपनी माँ समझिए। देखिएगा आपका परिवार बड़ा होता जाएगा, आपको लोग अपनाने लगेंगे, सबकी आइडेंटिटी एक जगह पे आने लगेगी, और तब हमारा विकास होगा, तब सही माने में हम सब लोग जाएंगे। अगर जरा सा इसमें गड़बड़ कीजिएगा, 4 पिलर है एक घर में, एक पिलर कमजोर रहेगा, वो घर को हमेशा कमजोर करता रहेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब सबको लेके प्रोग्रेस करना है तो चारों पिलर को आपको बराबर रखना होगा, सबको बांधना होगा, हाथ से हाथ जोड़िए, सबकी मातृभाषा से प्यार कीजिए। क्या अंग है, क्या बंग है, और क्या भोजपुरी है, और क्या मैथिली है, क्या वज्जिका है, और क्या जो है ना यूपी की भाषाएं हैं जिनको हम ईस्ट और वेस्ट कहते हैं, क्या जो है बुंदेलखंडी है, कन्नौजी है, अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, सब हमारी भाषा है, सब हमारे देश की भाषा है, और सब हमारी भाषा है, हमारे लोग हैं, सब हम सब से प्यार करते हैं। और जब इस सोच को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम सब लोगों को एक होने में, इस विविधता को, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने में कोई नहीं रोकेगा, नहीं रोक पाएगा। इसलिए कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। जब भी जिस जमाने के दौर को उठाइएगा, जमाना हमारा बड़ा दुश्मन रहा है, उसके बावजूद हमको मिटा नहीं पाया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात है? कुछ बात है। व्हाट इज कुछ बात? कैन यू एक्सप्लेन? ये वही रेणु का जो ना अलबत है, जिसको समझ तो हम सब रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यही वो कुछ बात हमारी भारतीयता है, यही कुछ बात हमारी अनेकता में एकता है, यही कुछ बात हमारी यूनिटी है। और उसी यूनिटी को सेलिब्रेट करने का नाम मदर टंग डे है कि हम इस यूनिटी को, तमाम आइडेंटिटी को एक जगह पे लाके हम सेलिब्रेट करते हैं, और हम अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, सब अपनी अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, और फिर हम सब की मातृभाषा से प्यार करते हैं। अगर इतना सा हम लोग कर लेते हैं तो मेरी समझ से हमारा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाना सफल होगा। आप सब लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इतना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ आपको।